नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 14 शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानेंगे और किस तरह से उन अशुद्धियों से बचकर हम अपने वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। बहुत पहले सबसे पहले हमने शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ा था, मतलब शब्द किस तरह से अशुद्ध हो जाते हैं, और अब पढ़ रहे हैं वाक्य किस तरह से अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें भी हमने अनावश्यक शब्द, मतलब अनावश्यक शब्द जरूरत नहीं होती फिर भी कोई शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं, तो वह अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि हो जाती है। अनुपयुक्त शब्द, उपयुक्त शब्द के स्थान पर अनुपयुक्त शब्द लगा देते हैं। सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी अशुद्धि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आज क्रिया संबंधी अशुद्धि, मतलब वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि किस प्रकार होती है, इसको हम जानेंगे कि क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य रचना में दोष आ जाता है। क्रिया के सही रूप का प्रयोग नहीं होता है तो वाक्य रचना दूषित हो जाती है। वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अब देखिए कैसे होते हैं ऐसे वाक्य शुद्ध, जैसे अब हम भोजन खाएंगे। अब हम भोजन खाएंगे, तो यहाँ जो क्रिया है खाएंगे वह यहाँ सही नहीं है। यहाँ ये कहना होगा हमें कि अब हम भोजन करेंगे। आई बात समझ में? अब हम भोजन करेंगे, खाएंगे के साथ लगाएंगे खाना, अब हम खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ क्रिया को शुद्ध करना है, क्रिया की अशुद्धि है, तो अब हम भोजन खाएंगे को हटाकर करना पड़ेगा अब हम भोजन करेंगे। ये नहीं कि हम इसको शुद्ध कर दें कि अब हम खाना खाएंगे, शुद्ध यही भी है, लेकिन यहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धि पर हमारा ध्यान है। बाकी आप ऐसे भी वाक्य शुद्ध कर सकते हैं अगर ऐसे विशेष अशुद्धि के बारे में कहा गया न हो तो। ठीक है। अगला है घोड़ा चलते चलते डट गया। तो घोड़ा चलते चलते डटा नहीं, चलते चलते अड़ गया, मतलब चलते चलते एक ही स्थान पर रुक जाता है फिर आगे नहीं बढ़ता है, तो कहते हैं वह अड़ गया। तो घोड़ा चलते चलते अड़ गया, है ना, रुक गया और अब वापस चलने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरा वाक्य है अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप खुद वाक्यों को ध्यान से पढ़ा कीजिए कि इस वाक्य में क्या शब्द है जो अनावश्यक है या अनुपयुक्त है या किस तरह की अशुद्धि है। अब देखिए इसे पढ़िए वापस। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम पढ़ते हैं तभी हमें महसूस हो जाता है। अब यह स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के साथ ही स्पष्ट करना और वापस शब्द लगा दिया है करने की। तो अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम कैसे शुद्ध करेंगे कि अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, या अब और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी वैसे ही अनावश्यक शब्द आ गया है। ठीक है, तो हमें करने की हटाना है और अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये लिखेंगे। अगला चौथा वाक्य है अब वह वापस लौट चुका होगा। तो अब वह लौट चुका होगा, लौट चुका होगा, इसी में वापस शब्द का भाव आ रहा है ना, तो यहाँ भी अनावश्यक शब्द की आवृत्ति हो रही है। अब वह लौट चुका होगा, लौट चुका होगा में मतलब है कि वह गया था और वापस आ गया होगा, है ना, तो वापस आ गया होगा या लौट चुका होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अब वह लौट चुका होगा। पांचवा वाक्य है उसकी आंख से आंसू बह रहा था। तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब ये क्रिया संबंधी है, क्रिया संबंधी भी है और यहाँ और भी वाक्य मतलब और भी अशुद्धियां हैं, है ना। तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। तो इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है। के भीतर का मतलब भी वही है कि इस कक्ष में, मैं कह दिया तो के भीतर करने की जरूरत नहीं है, और प्रवेश करना करना अनावश्यक है। इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है। ठीक है, ये होगी सही वाक्य रचना। राम ने संकल्प लिया, राम ने संकल्प किया। वैसे तो राम ने संकल्प लिया भी सही है कि संकल्प लेते वक्त हम यही कहते हैं कि संकल्प लिया, तो संकल्प किया भी ठीक है और संकल्प लिया भी सही है। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया। तो बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। राम ने संकल्प लिया, राम ने संकल्प किया। ठीक है, आप यही करिए शुद्ध कि राम ने संकल्प किया, जबकि हम अक्सर कहते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं राम ने संकल्प लिया। ठीक है, तो शुद्ध यही होगा कि राम ने संकल्प किया।
बिना बात भ्रम में न पड़े हम, मतलब मैं भी दोनों ही बोल रही हूँ सही तो आप भी भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए आप अब यही रखिए कि भी राम ने संकल्प किया। ठीक है, उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, तो उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। ठीक है, आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। आगामी मने आने वाला, है ना। यहाँ ये होता कि गत रविवार को वह जयपुर गया था तो सही है, आगाम सही होता आगामी मने आने वाले रविवार को वह जयपुर जाएगा, तो आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये थी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। भले ही ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इन वाक्यों में अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ भी मिक्स हो रही है ना। एकदम सही वही नहीं है कि भी क्रिया संबंधी अशुद्ध ही नहीं है, इनमें अनावश्यक शब्द भी आ रहे हैं, अनुपयुक्त शब्द भी आ रहे हैं, है ना। तो आप बस अशुद्धि को समझ करके शुद्ध कर दीजिए। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धि। वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप, मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अनुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। मतलब वाक्य में जिस तरह से जो भी संज्ञा या सर्वनाम हो उनके अनुरूप ही लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम त्रुटि से बच सकते हैं। अब देखिए अशुद्ध वाक्य क्या है। मीरा भक्त कवि थी, तो मीरा है ना, ये स्त्री है, तो इसके लिए शब्द होगा शुद्ध भक्त कवि कवयित्री थी। कवि तो होगा पुल्लिंग, तो मीरा स्त्रीलिंग है, इसके लिए यहाँ होगा भक्त। मीरा भक्त कवयित्री थी। अब आप ध्यान रखें कवि पुल्लिंग होता है और कवयित्री, कवियत्री नहीं कवयित्री। ऐसी रचयिता, रचयिता तो खैर छोड़ो अभी इसे। मीरा भक्त कवि थी, तो मीरा भक्त कवयित्री थी। स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग ही शब्द आएगा। शहद बहुत मीठी है, शहद बहुत मीठा है ना, शहद बहुत मीठा है। उस हतभागिनी का पति मर गया, उस हतभाग्या का पति मर गया, तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग शब्द ही आएंगे। क्रिया कर्म वगैरह जो भी होगा वह स्त्रीलिंग ही होगा। उस हतभागिनी का पति मर गया, उस हतभाग्या का पति मर गया। रमा मेरी पड़ोसी है, तो रमा मेरी पड़ोसन है। स्त्री रमा तो पड़ोसन। महादेवी विद्वान कवयित्री थी, महादेवी विदुषी कवयित्री थी, है ना। विद्वान पुरुष के लिए होगा और विदुषी स्त्रियों के लिए। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, तो यहाँ बुद्धिमान की जगह होगा सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। बुद्धिमती, रूपवती, गुणवती, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और पुल्लिंग होते हैं बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान, रूपवान, ऐसे। ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी स्त्रीलिंग है, इसलिए आएगा ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। रनों की औसत अच्छी है, नहीं रनों का औसत अच्छा है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। ठीक है, आए समझ में। तो इस तरह से अशुद्धियों को हमें समझ करके हटाना होगा। अगला है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के वचन के अनुरूप होता है। कर्ता और कर्म किस वचन में है उसी के अनुरूप क्रिया का प्रयोग होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना जरूरी होता है। अब देखिए इसमें पहला वाक्य है उसने 2 कचौड़ी खाई, तो उसने दो के साथ कचौड़ी तो कचौड़ियाँ हो जाएगा। उसने 2 कचौड़ियाँ खाई, बहुवचन में 2 हो गई ना, तो बहुवचन हो जाएगा उसने 2 कचौड़ियाँ खाई। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसके प्राण पखेरु उड़ गया। अब इसमें वचन संबंधी में क्या होता है, कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब एक वचन में भी वही है, बहुवचन में भी वही है। अब यहाँ जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गया, तो प्राण पखेरु माने प्राण रूपी पक्षी, है ना, तो ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। अभी हमने पढ़ा था कहीं ये वाक्य कि उसकी आंख से आंसू बह रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो आंसू भी बहुवचन में आ जाता है। आंसू भी होता है और आंसू
शब्द भी बहुवचन के रूप में आता है कि उसके आंसू बह रहे थे और आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। नव रस में श्रृंगार रस राज कहलाता है। तो यहाँ नव रसों में श्रृंगार रस राज कहलाता है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है। पेड़ों पर कौवे बोल रहे हैं, है ना। पेड़ों पर तो कई पेड़ों पर बता रहे, तो पेड़ों पर एक ही कौवा तो नहीं होगा, जितने पेड़ उतने ही कौवे भी हो सकते हैं। तो पेड़ों पर कौवे बोल रहे हैं। आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। तो यहाँ दर्शन भी बहुवचन में ही आएगा, बहुवचन ही कहा जाएगा कि आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अभी 3 बजा है, तो अभी 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ। और है अगला अंतिम, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। तो 4 आदमी, 4 है तो 4 आदमियों, आदमी का बहुवचन करना पड़ेगा यहाँ। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। ठीक है, तो समझ में आई ये वचन संबंधी, क्रिया संबंधी और लिंग संबंधी अशुद्धियाँ किस तरह से हम ध्यानपूर्वक समझ करके न करें और वाक्य रचना शुद्ध करें। मतलब ऐसी अशुद्धियाँ हो आपके परीक्षा में आए तो उनको समझ करके हम शुद्ध करें और हमें खुद अपने लेखन में, लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय इस तरह की अशुद्धियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।